मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं मेरा ये पॉलिटिकल मिरर। आज मैं बहुत समय बाद बात कर रहा हूँ केजरीवाल की और दिल्ली की पॉलिटिक्स। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, और यहाँ पर अब अगला चुनाव होने वाला है। इसके अलावा बड़े राज्यों में बिहार का चुनाव अगले साल होगा और साल के अंत में होगा। दिल्ली की स्थिति बड़ी विचित्र है, मतलब पूरा स्टेट है और ना ही अधूरा स्टेट है। लेकिन यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, अ, भारी बहुमत से पिछले दो चुनाव में जीत के आया था, 2015 और 2019 में, और वो अपने आप को दिल्ली का मालिक समझता है। खैर, दिल्ली के जो इस अभी की स्थिति है इसको तीन भागों में बांट के देखा जा सकता है। एक तो ये कि क्या बीजेपी वास्तव में दिल्ली में सरकार बनाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि वो इंटरेस्टेड है। और दूसरा बात यह है कि जो लोकसभा के चुनाव का जो असर पड़ा, जो दिल्ली में भारी बहुमत के साथ बीजेपी जीती थी, जो सात की सात सीटें जीती हैं, क्या वो उसका कुछ इस पे असर होगा? इसी के साथ में हरियाणा और जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उनका दिल्ली के चुनाव परिणामों पर कुछ असर होगा? और तीसरी बात स्वयं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की है। केजरीवाल जो है वो काफी अभी एग्रेसिव है, क्योंकि वो उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जेल से छूटने के बाद, जमानत पे छूटने के बाद मुख्यमंत्री का पद कोर्ट की शर्तों के अनुसार छोड़ दिया था। और अब वो फुल फ्लेजेड चुनाव प्रचार में लगे हैं। और देश में कहीं और चुनाव नहीं है तो वो दिल्ली में ही चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरह से छड़ी लगा रहे हैं प्रीवियस की। और आज तो यहाँ तक उन्होंने कर दिया कि पुजारियों और जो ग्रंथी गुरुद्वारे में होते हैं, दिल्ली में काफी गुरुद्वारे हैं, उनके भी ग्रंथियों को शायद 18,000 रुपये पर मंथ की सैलरी का प्रावधान रखा है, जैसा कि उन्होंने मौलवियों के लिए या मुल्लाओं के लिए जो मस्जिदों में होते हैं उनके लिए रखा था। तो जो अपीजमेंट की जो है वो स्टेज, वो उसको सेकंड स्टेज पे ले गए। सबसे पहले तो बात करते हैं बीजेपी। क्या बीजेपी इस चुनाव में इंटरेस्टेड है? डेफिनेटली इस समय बीजेपी इसमें चुनाव में काफी इंटरेस्टेड रहेगी, क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव उन्होंने जीता था वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो खालिस्तानी के रूप में, खालिस्तानी किसानों के रूप में दिल्ली पर चढ़ाई करने वाले थे, उनको हरियाणा में होते, तो वो हरियाणा की जीत उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। और अब दिल्ली में, क्योंकि 10 साल हो गए, दिल्ली में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, और एक तरह से दिल्ली के जो पिछले तीन चुनावों से दिल्ली ने 6-0 की जो पूरी की पूरी 7-0 या 6-7-0 की जो डिफीट जीत दी है बीजेपी को, उसके लिए अब उनका कर्तव्य बनता है कि वो उसको सीरियसली ले और दिल्ली में अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाकर वहां पर सरकार बनाए। बीजेपी में जो पत्रकार हैं, विभिन्न पत्रकार, वो दिल्ली में बीजेपी के लीडर्स की गणना या मूल्यांकन करने लगे हैं, और उनका कहना है कि कौन जो बीजेपी का वहां पर मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट होना चाहिए, या एटलीस्ट बीजेपी उसको प्रोजेक्ट नहीं करे तो कम से कम सामने तो लाए। इसमें सबसे पहले तो नई नवेली सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम आ रहा है, क्योंकि फिलहाल में नई दिल्ली से सांसद है, सांसद है, लोकसभा की सदस्य है। तो उनके नाम का बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, एग्रेसिव हैं, नॉलेजेबल हैं। और आप दिल्ली में जो वो हाई सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, तो कानून की भी अच्छी जानकारी है। और एक वो कुल मिला के प्रखर वक्ता है और चीजों को समझती है। लेकिन ये कहना बहुत जल्दी होगा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करती है। और दूसरी बात है कि उनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। खड़े होकर भाषण देना, प्रैक्टिस करना, ये अलग बात है। तो मेरे ख्याल से बांसुरी स्वराज को अभी बीजेपी कुछ मौका देगी ढलने का पॉलिटिक्स में। और उसके बाद शायद हो सकता है पहले उनको कहीं केंद्र में मंत्री बनाया, और उसके बाद शायद दिल्ली का अ, मुख्यमंत्री बनाने की बातचीत करें। दूसरा जो बीजेपी का जो हथियार हो सकता है वो नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा है, और कहीं भी लोकसभा चुनाव में या हरियाणा में कहीं भी उनको चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकाला गया है। तो कहीं कुछ प्राइवेट फंक्शंस में जाती है, लेकिन उनकी कड़ी सुविधा सुरक्षा रहती है, तो बीजेपी ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा तो लिया है। और एक बयान में नुपुर शर्मा ने भी ये कहा था कि मैं अभी तक हूं तो ये पूरी सरकार और बीजेपी के कारण ही हूँ, अन्यथा तो मुझे सरपंच से चुनाव वालों के प्रहार का सामना करना पड़ सकता था। खैर, तो नुपुर शर्मा एक ट्रम्प कार्ड हो सकती है बीजेपी के लिए। और अब जो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो माहौल चला, उसके बाद
जो कटेंगे तो बटेंगे वाली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, और जो कुछ हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन हुआ है उसका फायदा उठाने के लिए हो सकता है नुपुर शर्मा को बीजेपी जब चुनाव घोषित हो उसके बाद उसको मैदान में लाए। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ऐसा इंप्रेशन जरूर देगी कि वो वहां की मुख्यमंत्री हो सकती है। तो ये एक संभावना हो सकती है, होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। तीसरा एक मीनाक्षी लेखी को बारे में भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि उनको भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया था, तो हो सकता है उनको भी विधानसभा में चुनाव लड़ाया जाए, और फिर एक तरह से कहीं ना कहीं उनको भी मुख्यमंत्री के पद का दावेदारों में शामिल लोग कर रहे हैं। इससे चौथे जो है वो है परवेश वर्मा, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और उनको पहले से ही बता दिया गया था कि आप विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए आपको लोकसभा टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो उनको नई दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाएगा, जहां पर केजरीवाल की सीट है। और यहाँ पर कांग्रेस ऑलरेडी अपना जो इरादे साफ कर सकता है कि वो शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को वहां से चुनाव लड़ाएगी। तो केजरीवाल के लिए यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। परवेश वर्मा पे अभी फिलहाल में केजरीवाल को जब ये पता लगा कि परवेश वर्मा नई दिल्ली में एसपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने उन पे एक आरोप लगा दिया कि ये 1100 रुपए या 2100 रुपए कैश लोगों को बांट रहे, कह रहे हैं कि घर पे आओ और ले जाओ। तो इसका क्लैरिफिकेशन परवेश वर्मा ने दे दिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये जो सहायता राशि है, ये जो कोई भी कुछ भी दी जा रही है, अगर दी जा रही है तो ये मेरे पिताजी के ट्रस्ट की तरफ से दी जा रही है। तो इसमें मेरा कोई वैसे विशेष हाथ नहीं है, और मैं वोटों के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। खैर ये तो एक मामूली चीज थी, अगर इस पे कानूनी कर लड़ाई लड़ी भी जाए तो लड़ी जाएगी, और अंत तक कुछ निकलेगा नहीं, इसका चुनाव परिणाम है, चुनाव के बारे में कुछ असर नहीं होगा। तो ये चार कैंडिडेट तो साफ साफ दिख रहे हैं, और एक जो छुपा हुआ कैंडिडेट बीजेपी का हो सकता है वो है स्मृति ईरानी। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी, जो कि वो दिल्ली की रहने वाली है, अमेठी उन्होंने एक तरह से प्रवासी दिल्ली वाले की तरह वो जाके रही थी, वहां घर बार भी दिया था। और चूंकि वो चुनाव हार गई है और उनको राज्यसभा में भी नहीं लाया गया है, वह काफी इंपॉर्टेंट नेता थी, और उनको बीजेपी ने अभी एकदम बैकग्राउंड में ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्मृति ईरानी को भी मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है, या एक बार कंसीडर कर सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी को अनुभव है, प्रखर प्रवक्ता है, दिमाग रखती है, काफी दिमाग वाली है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काफी उनको अनुभव है, और उन्होंने अच्छा खासा चुनाव लड़ा था पहला राहुल गांधी के विरुद्ध, और उनको हराया था। तो कहीं ना कहीं उनका नंबर जरूर बनता है। तो ये तो बीजेपी है, सबके चलते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैंने कहीं से सुना था कि जो आरएसएस के लोग जो प्रचार के लिए महाराष्ट्र में गए थे, महाराष्ट्र और हरियाणा में इस फैक्ट से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि आरएसएस ने काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया था बीजेपी की विक्ट्री में। तो आरएसएस के जो लोग महाराष्ट्र में गए थे, वो महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट निकलने के पहले ही वो दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, और उन्होंने अपना कार्य चुनाव कब हो इसको ध्यान रिलेवेंट मानते हुए भी अपना कार्य शुरू कर दिया था। तो आरएसएस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल दिल्ली के चुनाव में प्ले करेगा। तो ये सब होते हुए कंसिडर करें तो ये लगता है कि बीजेपी इस बार पिछले बार या उससे पिछली बार के मुकाबले में बहुत ज्यादा सीरियस है। और वैसे तो अभी एक जो सर्वे आया है उसमें शायद 28 या 29 सीट दे रहे हैं बीजेपी को। अब जब जब इस स्थिति में जब कैंडिडेट भी घोषित नहीं हुए हैं, तो हालांकि मैं सर्वेस को नहीं मानता हूँ, सर्वेस मेरे हिसाब से न तो साइंटिफिक है और न ही इनका कोई लॉजिकल बैकअप होता है। ये प्योरली और प्योरली सर्वे करने वाली कंपनी के आइडियोलॉजी और नैरेटिव क्या सेट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। पर फिर भी एक इंडिकेशन माने तो बीजेपी को एक तरह से वहां मोमेंटम मिल रहा है। अब बात करते हैं कि बाकी चुनावों का इस पे फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। लोकसभा, जैसे लोकसभा में 7 सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो उसका मैं देखा यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्योरली पिछले 2 चुनावों में वैसा ही हुआ है। और महाराष्ट्र और हरियाणा के रिजल्ट देखें तो वहां भी यही हुआ था, तो उसका फर्क पड़ने की कोई आशंका नहीं है। लेकिन उनमें जो फैक्टर्स थे, बटोगे तो कटोगे, और इसमें हाँ बटोगे तो कटोगे। मोदी, योगी जी उत्तर प्रदेश के काफी निकट है, और काफी लोग उत्तर प्रदेश बिहार के दिल्ली में रहते हैं, वोटर्स हैं। तो वो उनका कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है उस पर भी काफी चुनाव परिणाम का असर होगा।
चुनाव करना हो तो इसका असर होगा। निश्चित रूप से मेरे ख्याल से मोदी जी भाग लेंगे दिल्ली के चुनाव में। तो ये चुनाव में जो हिंदुत्व का बटोरे कटोरे का मामला है और जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है केजरीवाल की, उस पर जरूर इसका असर पड़ सकता है इन दो चुनावों को उस मुद्दे पर। बाकी लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ इस तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि अब दिल्ली के वोटर्स ने अब तक जो वोट दिया है वो दोनों की लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग दिया है, तो उसका जो खास कोई असर होने का नहीं है। अब सवाल है कि केजरीवाल केजरीवाल की पार्टी क्या कर रही है। केजरीवाल ने पूरी तरह फ्रीबीज पे लग गए हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए 3,000 रुपए की राशि पर मंथ देने की बात की है। जो बस फीस, बस और बिजली और पानी ये सब फ्री रखने, कंटिन्यू रखेंगे, ये सब कहा है। और आज तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों के लिए भी तनख्वाह फिक्स कर दी है। पता नहीं पादरियों के लिए किए कि नहीं किए। तो वो अपने फुल फॉर्म में है। लेकिन क्योंकि इस पर ये पहली बार है जब इतने सारे घोटाले उनके ऊपर लगे हुए हैं। मैं अगले एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको लिस्ट आउट करूंगा कि उनके क्या क्या घोटाले हैं। हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले हैं। शीश महल तो उसका है ही, शराब घोटाले है तो फोर फ्रंट में है। लेकिन बहुत सारे घोटाले हैं। कोई बताता है कि 17 या 18 घोटाले उन्होंने किए हुए और विभिन्न के कोर्ट में उनकी जांच, विभिन्न एजेंसी द्वारा उनकी जांच चल रही है और उसमें तो केसेस भी फाइल हो गए हैं। और जो उनपे शराब घोटाले में केस है उसकी भी अनुमति राज्यपाल ने दे दी है सीबीआई और ईडी को केस चलाने के लिए। तो पर्सनली रूप से देखा जाए तो केजरीवाल दिक्कत में है। और इन सारे घोटालों यानी भ्रष्टाचार के लिए लोग माफ तो नहीं करते हैं, जैसा कि पिछली मनमोहन सरकार को नहीं किया था। तो एक तरह से दिक्कत में है। और जो सर्वे आ रहे हैं विभिन्न, उनमें भी उनको वो हालांकि आगे बता रहे हैं, लेकिन उनका जो बहुमत है वो बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और दूसरी बात की जो केजरीवाल की खुद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नई दिल्ली, उसमें वो खुद भी घिर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ से तो जहाँ शीला दीक्षित के पुत्र हैं और दूसरी तरफ परवेश वर्मा, ये उनको घेर सकते हैं। और मुसलमानों के वोट पे जहाँ जो ज्यादा डिपेंडेंट होते थे, तो अगर कांग्रेस का उनसे समझौता नहीं हुआ तो वो मुसलमानों के वोट, जैसा कि एक ट्रेडिशनल ये है कि भारत में हम मानते हैं कि मुसलमानों के वोट ही डिसाइसिव होते हैं, हिंदू भाड़ में गए। तो मुसलमानों के वोट अगर कांग्रेस ले गई तो फिर उनकी हार हो सकती है, उनकी पर्सनली भी और आम आदमी पार्टी की भी। ये होगी कि नहीं होगी, क्या होगा कानून में समझौता होगा ही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उन्होंने सतीश दीक्षित दीक्षित और महाजन माखन, इनके विरुद्ध कांग्रेस से कार्रवाई करने को कहा है कि अगर आपने इनने कार्रवाई नहीं की तो हमारा ये जो समझौता है या जो अ, एक जो गठबंधन है उसको समाप्त समझा जाए। वैसे भी दिल्ली में गठबंधन, तो वैसे इंडी गठबंधन नाम एक लोकलाइज गठबंधन है, दिल्ली में होता है पंजाब में नहीं होता, तो इसका भी कोई खास मतलब है नहीं। पर लेकिन अगर कांग्रेस ने पूरे इंटरेस्ट के साथ उसमें चुनाव लड़ा और त्रिकोणीय चुनाव हो गया तो उसमें आम आदमी को धक्का लग सकता है। तो ये तो है अब तक की मेरी जो एनालिसिस क्या होगा। इसमें मैं अलग अलग और वीडियो बनाता रहूंगा। मेरा पहला ही वीडियो था। आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब, यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।